जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। तो भाई हमने बात ये की अभी तक कि जॉइंट प्रोडक्ट्स क्या हैं, कि एक कॉमन प्रोडक्शन प्रोसेस से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनकर निकलती हैं और साथ में कभी कभी कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी निकल आती हैं। दो तरह के सवाल इस जॉइंट प्रोडक्ट की कॉस्टिंग के अंदर हो सकते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, ये हम डिसीजन मेकिंग में सीख चुके हैं। इस वक्त लड़ाई किस पे है? जॉइंट प्रोडक्ट जो होगी उसकी प्रॉफिट स्टेटमेंट जो है वो प्रोडक्ट वाइज बनवा ली जाएगी। अब इसके अंदर आपको मार्जिनल अब्जॉर्प्शन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या आता है? सबसे पहले तो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट तो हो। अब ये जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट या तो आपको अवेलेबल होगी सवाल के अंदर, या आप प्रोसेस अकाउंट जैसे अभी तक सुबह की क्लास तक बनाते रहे वैसे ही बनाकर ये वाली फिगर निकालेंगे। ये एक्चुअल आउटपुट है। जो पहले एक ही चीज़ हुआ करती थी, अब ये ही एक एक्चुअल आउटपुट जो 4000 लीटर्स के जीज यूनिट्स जो भी बने हैं, ये एक चीज़ नहीं है, ये दो चीज़ें हैं हमारी एग्जाम्पल में, ए और बी, जिसमें ए 3000 और बी 1000 यूनिट्स बनी है। अब मसला क्या पैदा हुआ कि अगर हमने प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी है तो इस कॉमन कॉस्ट को हमें ए और बी में एलोकेट करना पड़ेगा। ये तो दोनों की इकट्ठी ज्वाइंट कॉस्ट है। ज्वाइंट प्रोडक्शन प्रोसेस से ज्वाइंट आउटपुट और ज्वाइंट कॉस्ट निकली हुई है। ज्वाइंट आउटपुट को तो तोड़ के उन्होंने बता दिया सवाल में, इस ज्वाइंट कॉस्ट को कैसे तोड़े? तो इसके लिए हमने देखा है कि तीन तरह के मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। पहला मेथड है इस ज्वाइंट कॉस्ट को हम तोड़ लें यूनिट्स की बेस पर। दूसरा मेथड, इस ज्वाइंट कॉस्ट को हम तोड़ लें रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू की बेस पर। लेकिन रेवेन्यू किसका लेना है? क्वांटिटी प्रोड्यूस का, यानी वही 3000 और 1000 यूनिट्स को हमने अज्यूम किया सेलिंग प्राइस 8 और 6, इसकी बेस पर बांट दें, टोटल रेवेन्यू निकला। इस टोटल रेवेन्यू की बेस पर हमने इस ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दिया। और तीसरा तरीका होता है एनआरवी, टोटल एनआरवी की बेस पे बांटना। इसमें हम हर प्रोडक्ट की एनआरवी निकालते हैं, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड रिपेयर कॉस्ट वगैरह या कंप्लीशन कॉस्ट वगैरह डाल के एनआरवी पर यूनिट निकल आई, और उसको टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड से, अगेन सोल्ड यूनिट्स नहीं लेने, यहाँ पर क्वांटिटी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करना है, टोटल एनआरवी निकलेगी, इसकी बेस पे हमने इस कॉस्ट को एलोकेट कर दिया। ठीक है जी, तो ये हमारी बात अभी तक हुई है जी। चले जाए। अच्छा, फिर हम ये बात कर रहे थे कि अगर हमें प्रॉफिट स्टेटमेंट बनानी पड़े तो या एब्जॉर्प्शन से या मार्जिनल से बनानी होगी। तो इतनी तफसीली प्रॉफिट स्टेटमेंट नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन हम ज़रा तफसीली बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सेल्स रेवेन्यू। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है जी, यहाँ पर जो सेल्स रेवेन्यू लेना है वो सेलिंग प्राइस इनटू सोल्ड यूनिट्स करने हैं या यहाँ भी प्रोड्यूस्ड यूनिट्स? हाँ, यहाँ पर प्रॉफिट स्टेटमेंट बन रही है, यहाँ पे सेल्स रेवेन्यू आना है, तो जो असल में यूनिट्स बिके हैं उन्हीं की सेल्स निकलेंगी ना। यहाँ पे पहले मैंने क्यों यूनिट्स प्रोड्यूस को पकड़ा हुआ था? क्योंकि हम प्रोडक्शन की कॉस्ट को बांट रहे थे ना, तो इसलिए जो यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उन्हीं को पकड़ के उन्हीं की सेल्स रेवेन्यू निकाल कर उन्हीं की बेस पे कॉस्ट को एलोकेट कर रहे थे। वो सेल्स थोड़ी ही थी, ये कोई हमारी सेल्स थोड़ी ही, अनलेस के हमारा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक जीरो हो तो यही प्रोड्यूस्ड और यही सोल्ड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर थोड़ा सा लिख ना लें, वैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर हमने सेलिंग प्राइस पर यूनिट को सोल्ड यूनिट्स से मल्टीप्लाई करना है, यूनिट्स सोल्ड, ज़रा याद रह जाए आपको। ठीक है जी, और सही है। और जो पहले एलोकेशन के लिए हमने सेल रेवेन्यू निकाला था तो उसमें हमने कौन से यूनिट्स लिए थे? प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। ठीक है जी, ओके डन। चलें, ये बात भी आप मिस कर जाते हैं। अच्छा चले खैर। अच्छा जी, अब अगर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर ओपनिंग स्टॉक आएगा फिनिश गुड्स का। यहाँ पे अब फिनिश गुड्स का स्टॉक होता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, और इसमें हम ऐड करते हैं करंट प्रोडक्शन कॉस्ट। करंट प्रोडक्शन कॉस्ट जिसके अंदर आप यूं भी कह सकते हैं कोई जॉइंट कॉस्ट जो एलोकेटेड निकली है, और कोई मजीद अगर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, इसको डिसीजन हुआ होता है ना, पहले से हुआ होगा इन सवालों के अंदर कि जी ए को मिसाल के तौर पे हम फर्दर प्रोड्यूस करते हैं, तो जॉइंट कॉस्ट यहाँ से एलोकेटेड निकल आई ए की 375, या चलो ये मिसाल के तौर पे 4 लाख, कोई एक बेस होगी। ठीक है, और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी, क्योंकि ये तो अब ए की प्रॉफिटेबिलिटी निकलनी है ना, तो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी अगर कोई हो तो वो भी हमने यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, तो ये जो करंट प्रोडक्शन कॉस्ट है ये हम यहाँ पर ले लेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक
क्या हो जाता है जी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और बाकी सारे वही उसूल हैं, ठीक है, कि आपका यहाँ पे जो स्टॉक है उसके अंदर टोटल कॉस्ट ही होगी जिसमें एफओएच एब्जॉर्ब्ड भी फिक्स्ड वाले पड़े होंगे, ठीक है। यहाँ से आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर आएगी, ये डिब्बे का टोटल है, ठीक है, और जब इसको आप माइनस कर देंगे तो वहाँ पे आपसे यहाँ पे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल भी साथ साथ ही चलाई जाओ, मतलब टोटल भी अगर वो कह दे तो ठीक है, वरना जांदी करना, टोटल भी साथ साथ निकल सकता है, ठीक है। अगर वो सिर्फ प्रोडक्ट वाइज कहेगा तो हम नहीं टोटल बनाएंगे, और अगर वो कह देता है प्रोडक्ट वाइज एंड टोटल दोनों तरह से कह देता है ना, तो वही प्रोडक्ट वाइज को ही आगे टोटल करना है, फ़र्क क्या है। फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंशाल्लाह जब आएंगे सवाल तो उसमें नज़र आएगी, फिर पता लग जाएगा। फिलहाल तो मैं ज़रा थोड़ा सा बस सिर्फ नक्शा बना रहा हूँ। आज एक छोटू सा सवाल कराना है जो 10 मिनट में, नहीं तो हद 15 मिनट में हो जाएगा, बस उस तक पहुँचने की देर है, उसके बाद छुट्टी। फिर कल आप घर से एक सवाल छोटा सा उसी जैसा करके आएंगे। पहले मैं सवेरे वो सवाल कराऊंगा इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, तब तक हो सकता है ऑडिट वाले भी पढ़ के आ जाए, ठीक है। ओके, आप लोग भी लेट आएंगे, नहीं वो तो हिम्मत मारेंगे, वो तो हिम्मत करके वो लेक्चर सुनेंगे, आपको भी सुनना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, कोई फजूल टाइम तो नहीं लगा सकते, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे उसमें, ठीक है। अच्छा जी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फिर माइनस होंगे, जिसमें आपके सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे, सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस इधर आ जाते हैं, एडमिन नहीं, फिक्स तो एफओएच ऊपर चलेगा ना, ये होते ही फिक्स है नॉर्मली, एडमिन एक्सपेंसेस, ठीक है, फिक्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं, कोई बाइफर्केशन नहीं है, ये सारे के सारे इधर ही पड़े हैं। सेलिंग वेरिएबल हो या फिक्स्ड हो इधर ही आएंगे, एडमिन होते नहीं है वेरिएबल, अगर लेट से हैं भी तो वो हो या फिक्स्ड हो इधर ही आएंगे, ठीक है। असल तो लड़ाई होती है फिक्स्ड एफओएच की, वेरिएबल एफओएच तो पहले ही कॉस्ट ऑफ सेल में होते थे, इस मेथड में फिक्स्ड एफओएच भी ऊपर ही पड़े हैं, जीपी से ऊपर। दिखाऊं फॉर्मेट, कहते हो एब्जॉर्ब्ड एफओएच, ठीक है ना, वहीं पे पड़े हुए हैं। अच्छा, अगले में समझ आ जाएगी। तो सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस, प्रॉफिट। सेलिंग एक्सपेंसेस हर एक के अपने अपने होंगे, एडमिन एक्सपेंसेस और प्रॉफिट, टोटल अगर कहे तो वो भी कर देंगे। ये प्रॉफिट स्टेटमेंट है, इतनी तफसील से भी नहीं होनी, मैं बता रहा हूँ, अभी सवाल देखेंगे आपको लगेगा पता। और अगर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर यही बना रहे होंगे प्रॉफिट स्टेटमेंट, तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आनी है, जिसमें आपकी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स आएगी, ओपनिंग फिनिश गुड्स, वो एक ही बार लिखना, मैं टाइम दे दूंगा, फिलहाल सिर्फ पूरा फ्लो ना टूटने दो, एक ऑब्जॉर्प्शन का समझाया ना, साथ ही मार्जिनल का देख लें आप, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ओपनिंग फिनिश गुड्स, इसमें आप प्लस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है। उसी तरह से आपकी यहाँ पर भी जॉइंट और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, एफपीसी फर्दर, जेपीसी जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, एफपीसी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। किसी को फर्दर प्रोसेस ना कर रहे हो तो उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं आएगी। हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे कुछ चीज़ों को बेच देते हैं, डिसीजन मेकिंग में देख कर आए थे, 4 प्रोडक्ट्स बन रही हैं जी, एक को आप फर्दर प्रोसेस कर लें, 3 को ऐसे ही बेच दें, याद आ रहा है। तो जिनको ऐसे ही बेच देंगे उनकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं आएगी इस प्रॉफिट स्टेटमेंट में, और जिनको फर्दर प्रोसेस करके बेचेंगे उनकी सेल प्राइस भी वो महंगी वाली होगी इस प्रॉफिट स्टेटमेंट में, और उनकी कॉस्ट भी थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी, जाहिर है। यह प्रॉफिट स्टेटमेंट आ गई, डिसीजन मेकिंग हो चुकी है, हम फर्दर प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उसको करके महंगा बेच रहे हैं, और महंगा बनाने में भी सारे खर्चा महंगा बना भी रहे हैं, प्रॉफिट स्टेटमेंट में पहुंच गए। तो ये लिंक्स ऐसे बने होते हैं चीज़ों के, कोई चीज़ कहाँ पड़ी थी लेकिन अब वो आके जुड़ रही है, जो बीच में एक मिसिंग एलिमेंट था, जाहिर है उसका मौका आना था, तो मौका फिर ही जाके समझ आनी थी। अच्छा, लेस करेंगे इसमें से, मैं वेरिएबल कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद रहे कि यहाँ पर फिनिश गुड्स के स्टॉक की जो निकलती थी ना वैल्यू, ये यहाँ पर चूंकि फिक्स्ड एफओएच भी एब्जॉर्ब्ड ऐड हो जाते थे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती थी वो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट होती थी, क्लोजिंग फिनिश गुड्स टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट से पड़ी होती थी। जबकि यहाँ पर देखो तो यहाँ किधर गया, अच्छा ये साथ ही है, सॉरी, यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट टोटल वाली किसके लिए लेते थे हम कहते थे जी इस प्रोडक्शन कॉस्ट को जब पकड़ेंगे और यूनिट से डिवाइड करेंगे तो जो पर यूनिट कॉस्ट आएगी वो फुल प्रोडक्ट कॉस्ट होगी। लेकिन जब इस कॉस्ट को पकड़कर डिवाइड करेंगे, ये इकट्ठा बना हुआ, ठीक है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर चूंकि ऊपर फिक्स्ड एफओएच की कॉस्ट एडेड नहीं है, तो ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पे पड़ा होता है, वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ओपनिंग स्टॉक हो गया, इस मेथड के अंदर। याद आ रहा है कुछ थोड़ा
चले तो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, खैर जी ये लें जी, ये कॉस्ट आई, ये कॉस्ट आई, ये कॉस्ट आई। कितनी जल्दी जल्दी सवाल होता जा रहा है ना। अभी प्रॉफिट स्टेटमेंट 1 मिनट में बन रही है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, डिब्बे का इसको माइनस करो। उसके बाद वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट भी ऊपर आ जाती थी, याद है। और यहां से हम निकालते थे, देखो 1 मिनट में सवाल हो गया। सेल में से, ओह सेल तो लिखी नहीं, 1 मिनट, प्रॉफिट कैसे निकल आया फिर जी। सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल वेरिएबल और वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस की, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस की और कंट्रीब्यूशन पे आ गए। माइनस करते होते थे हम, अब फिक्स्ड एफओएच भी इधर आ रहे होते थे, याद है, फिक्स्ड एफओएच कॉस्ट। लेकिन वेरिएबल ऑपरेटिंग तो ऊपर चले गए हैं ना, ठीक है। तो वेरिएबल सेलिंग वगैरह इधर, फिक्स्ड सेलिंग, उसी तरह से मैं लिखता हूँ फिक्स्ड सेलिंग एंड मार्केटिंग, ये ऐसे इसके साथ जोड़ रहा हूँ। इधर सेलिंग एंड मार्केटिंग इकट्ठे आ गए थे, यहाँ पे वेरिएबल ऊपर चले जाते थे, फिक्स यहाँ पे। कुछ याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ये इसलिए ज़रा रिवाइज करा रहा हूँ। अच्छा, और उसके बाद फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस, ओके। लो जी माइनस 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 करो जी फटाफट। लो जी प्रॉफिट आ गया, सुभान अल्लाह, को देर लगी। ये कैलकुलेटर मेरा चल रहा है, देखो ये आंसर है। टोटल भी कर देता हूँ, चलो याद करो। ये लो और ये लो और ये लो, ये लॉस आ गया था, सॉरी जी। तो ये जनाब आप तसल्ली से प्रॉफिट स्टेटमेंट्स को नोट करना चाहें नोट करें। आपको मैं 1 मिनट देता हूँ, कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। आप उधर ही नजर रखें भाई, मेरी तरफ क्यों आ रहे थे, कीजिएगा सबर, वो बाद में करते हैं फुल। फिलहाल इसको देखने दे, स्टेप्स रिवाइज करें जरा दिमाग में। सबसे पहली चीज जो रिक्वायर्ड होती है वो है ज्वाइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, गिवन होगी या प्रोसेस अकाउंट बनाकर निकालेंगे। सेकंड स्टेप, अब उस मुसीबत अगली क्या पड़ गई, ज्वाइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट है तो उसको एलोकेट करना है हर प्रोडक्ट को ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स भी कर सकते हैं, सेल्स वैल्यू भी कर सकते हैं और एनआरवी भी। सवाल बताएगा क्या करना है, ठीक है। तीनों मेथड्स देख लिए। जब ये एलोकेशन हो जाएगी तो तीसरा स्टेप हुआ करेगा प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाना। एब्जॉर्प्शन से या मार्जिनल से बनानी पड़ सकती है, बना लेंगे, ठीक है। ये है जी आपका जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। अब एक छोटी सी बात और रहती है, उसके बाद हम सवाल करने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। जी मैं हट जाऊं, नोट कर रहे हैं, करें जल्दी करें, करना जल्दी है ज़रा। अच्छा जी, ये बच्चे ज़रा नोट कर लें जी। हमेशा एक्चुअली होती है मार्जिनल में, उसके लिए इधर देख लो ना, अभी इधर जगह नहीं है। जगह तो है, कुछ नियत भी नहीं, ठीक है, पता है आपको। भाई ये सितारे स्तूरे बाद में लगा लेना, सिर्फ अंग्रेजी लिख लो। ये भाई सितारे भी लगाई जा रहा है प्लस माइनस वाले, वो बाद में कर लेना यार। कैसा लग रहा है फिर नया टॉपिक शुरू करके? आज एंजॉय कर रहे हैं ना? ऐसे ही बोरियत शुरू हो गई थी, अब उसमें कोई नया काम ही नहीं था, वही प्रोसेस अकाउंट, वही सब कुछ ऐसे ही। मैक्सिमम जो शुगर लग सकता था वो सुबह हमने लगा लिया। मटेरियल दूसरे प्रोसेस में 60% बाद जाके हो रहा था, उससे ज़्यादा कोई शुगर है नहीं। लें जी सारे वाले आ जाएं आगे, बल्कि यूँ कर लें, ये स्टेप्स हैं जी तीनों। ये सवाल नॉर्मली इन स्टेप्स के साथ ऑपरेट कर रहा होगा। स्टेप 1 में कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है या गिवन होगी जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, फिर उसकी एलोकेशन और फिर उसकी प्रॉफिट स्टेटमेंट। आपके दिमाग में फॉर्मेट बन जाए, नक्शा बन जाए, तो फिर आधे से ज़्यादा नंबर तो आप ले ही लेते हैं। इसमें सारी चीज़ें सही नहीं हुआ करेंगी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जब इधर आएंगे, लेकिन आपकी सेल प्राइस सही हो जाया करेगी, एनआरवी में कोई एक चीज़ सही एक चीज़ को गलत हो जाया करेगी, लेकिन ये सारी लड़ाई करते करते आप 70% मार्क्स ले जाएंगे। सारा सवाल तो सही करने की ज़रूरत भी नहीं होती पास होने के लिए। अगर आपकी इजाज़त हो तो अगली बात करूं, पहले सुन लें, फिर सामने मैं शो करूंगा, जो लिख के शो मारूंगा। फिर फिलहाल
एंड नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने क्या सीखा हुआ है कि आप प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे उसे लिख लेते हैं स्क्रैप वैल्यू पर। सेम ट्रीटमेंट कहकर आई कैप जो करवाता है, जो सबसे मशहूर है, जो साइलेंस के केस में भी यही करना है, या कहता भी है तो यही कहता है, दूसरे किसी तरफ गया कभी नहीं। लेकिन जो दूसरे ऑप्शंस हैं मैं लिख सारे रहा हूँ, लेकिन जो यूज़ होता है वो बिल्कुल वही है जैसे नॉर्मल लॉस के साथ हम ट्रीटमेंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। नॉर्मल लॉस भी पढ़ा होगा भाई साहब, नॉर्मल लॉस भी पढ़ा होगा, और बाय प्रोडक्ट भी उसी तरह से उसके नीचे अगली लाइन में बाय प्रोडक्ट आ जाएगी। नॉर्मल लॉस स्क्रैप पे रिकॉर्ड होता है, बाय प्रोडक्ट सेल वैल्यू पे रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड के ऊपर। यानी उसी तरह से उसकी कॉस्ट भी इधर आने नहीं देंगे, बल्कि वो भी नॉर्मल लॉस की तरह से 100% ट्रीट हो जाएगा, 100% नॉर्मल लॉस की तरह से। तो ये जनाब आपके सामने जो पर्दा उठने लगा है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, आपने जॉइंट कॉस्ट्स को, जैसे आप पहले नॉर्मल लॉस को कोई कॉस्ट एलोकेट नहीं करते थे, बल्कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कम करके उल्टा नॉर्मल लॉस की कॉस्ट भी गुड यूनिट्स को जा रही होती थी, यहाँ पर आप जॉइंट कॉस्ट को बाय प्रोडक्ट को एलोकेट नहीं करेंगे। क्या करना है, सेम ट्रीटमेंट जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो क्या है, सिमिलर टू नॉर्मल लॉस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, सेल रेवेन्यू। यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू नहीं ना होती, थोड़ा सा ज़्यादा पैसे होते हैं, ठीक है। तो सेल रेवेन्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट्स इज क्रेडिटेड टू प्रोसेस अकाउंट, रिडक्शन इन प्रोडक्शन कॉस्ट। ये रिडक्शन दे देगा प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर ना थोड़ी सी, ठीक है, क्योंकि इसका रेवेन्यू उस तरफ पड़ जाएगा। खैर चले, ये साइलेंस के केस में भी ऐसे ही करना है, छोड़ें इसको, सादा बात। जैसे फिलहाल पहला दिन है ना, जैसे नॉर्मल लॉस के साथ करते थे बिल्कुल वैसे ही आपने बाय प्रोडक्ट के साथ करना है। क्रेडिट साइड के ऊपर उनके यूनिट्स लिखने हैं, वो स्क्रैप वैल्यू पर रुपीज़ में आता था, ये अपनी सेल वैल्यू पर रुपीज़ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा फिलहाल आज ना सोचें, पहला दिन है, क्या कुछ सोचेंगे। लेकिन इसके दो मेथड्स और भी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सेल रेवेन्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट को अदर इनकम में ले जाओ, मेन इनकम नहीं है, अदर इनकम है, उधर ले जाओ। कुछ लोग कहते हैं कि सेल रेवेन्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट को ऐड कर दो सेल रेवेन्यू ऑफ मेन प्रोडक्ट में, अदर इनकम में नहीं, सेल रेवेन्यू में ले जाओ। लेकिन तीसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है कि जी आप इसको बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल लॉस को ट्रीट करते थे ना, आप इसको वो क्रेडिट साइड के ऊपर ही लिख लें। इसके रेवेन्यू से, इसके बाय प्रोडक्ट के रेवेन्यू से असल में क्या होता है, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये भी कोई इतना बल्कि ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट ही यही है कि आप असल में तो जो काम कर रहे हैं आपका फोकस उसी पे है, उसी की सेल्स, उसी की कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो जो बाय प्रोडक्ट बनती है वो बेसिकली इसी प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, ये तो बननी ही बननी है। अब इसके ऊपर भी तो कॉस्ट तो लग गई ना, मटेरियल तो लगा हुआ था, कन्वर्जन तो लगी हुई थी। तो अब क्या करें, इसका रेवेन्यू बुक करने की बजाय, इस P&L के अंदर बुक करने की बजाय इसको प्रोसेस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिख दें। ये प्रोसेस कॉस्ट को, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसी को थोड़ा सा कम कर देगा। आप दूसरी तरफ रेवेन्यू रिकॉर्ड करें, उसकी बजाय आप इस कॉस्ट को यहाँ पे कम कर लें। ये तीनों ट्रीटमेंट्स अवेलेबल, अलाउड अल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन नॉर्मली कॉस्ट अकाउंटेंट्स इसको पसंद करते हैं। आई कैप नाम लेकर यही वाला काम करवाता है, या खामोश रहता है तब भी हम यही काम करते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये 100% सिमिलर है किसके, नॉर्मल लॉस के। कोई फ़र्क नहीं है, कोई आपकी ज़िंदगी में नई चीज़ नहीं आएगी, बस नाम बदल गया, ठीक है। इसको नोट करें और फिर पहला सवाल करते हैं, फिर छुट्टी करते हैं। मेरा 10 मिनट का टारगेट है, 15 मिनट लगा लेना, इससे ज़्यादा नहीं लगाने। वैसे फिर आपने ऐसे चाय ना मांग लेना, ज़्यादा टाइम हो जाएगा। अच्छा, मांगने वाले मांगते रहते हैं जी। देखें ना, नॉर्मल लॉस की कॉस्ट हम कहते थे कि जी वो नॉर्मल लॉस की कॉस्ट जो है वो गुड यूनिट्स को चार्ज हो जाती है, तो उसका स्क्रैप भी उन्हीं गुड यूनिट्स की कॉस्ट को थोड़ा सा कम करता था। बिल्कुल ऐसे ही बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट भी गुड यूनिट्स को चार्ज हो जाएगी जब हम वो यूनिट्स नहीं लेंगे आउटपुट में, लेकिन उसकी सेल रेवेन्यू फिर उसी कॉस्ट को कम कर दे जिधर इन यूनिट्स को आपने रखा हुआ है, ठीक है ना जी। जिसमें भी आ जाए, बाय प्रोडक्ट पहले प्रोसेस में आ जाए तो पहले में ले लेना। बाय प्रोडक्ट ज़रूरी तो नहीं है कि आखिरी प्रोसेस में आए,
आपके 3 प्रोसेस हैं, हो सकता है हर प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट आ रही हो और हर प्रोसेस में नॉर्मल लॉस आ रहा हो, फ़र्क क्या पड़ता है? नहीं, आप जिसमें आए उसी में ही चार्ज करते जाए, वहाँ पर प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होती जाएगी और कम कॉस्ट आगे आती जाएगी। जिस प्रोसेस के अंदर आपको नॉर्मल लॉस आता था, क्या आप उसको अगले प्रोसेस में ले जाते थे? तो फिर जिस प्रोसेस की बाय प्रोडक्ट होगी उसको भी उसी प्रोसेस के अंदर नॉर्मल लॉस के नीचे लिख लेना ना, एज इट इज़, कॉपी पेस्ट, बस नॉर्मल लॉस की जगह पे लफ्ज़ लिख देना बाय प्रोडक्ट और स्क्रैप वैल्यू की जगह लिख देना एट द रेट ऑफ सेल वैल्यू, यूनिट्स आ जाएंगे। और अगर कोई सेल वैल्यू नहीं होगी बाय प्रोडक्ट की तो फिर डैश लगा देना। कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, जिंदगी रावी चैन ही चैन लिख रहा है आज तो। कितना एंजॉय कर रहे हैं वैसे आप लोग, है ना? नया टॉपिक शुरू हो गया और लग रहा है कुछ शुरू ही नहीं हुआ। लॉस, नॉर्मल लॉस आता है, अब नॉर्मल लॉस भी आता है, एवरीथिंग इज सेम, कोई चेंज नहीं है। एक चीज़ नई ऐड हो गई है, वो नई चीज़ क्या ऐड हुई है, यहाँ पर अभी सवाल आएगा ना, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट भी आ रही होगी। तो जैसे यहाँ यूनिट्स लेकर यहाँ स्क्रैप लेते थे नॉर्मल लॉस की, यहाँ यूनिट का सेल वैल्यू ले लेना, ठीक है? सही है, अभी आएगा इंशाल्लाह, सवाल तो आने दो। कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं, 100% सेम। चेंज क्या है? एक तो बाय प्रोडक्ट आ जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल लॉस की तरह ट्रीट होगी। दूसरा, ये कॉमन कॉस्ट होगी 2-3 चीज़ों की, पहले जो एक की होती थी तो उसको बांटने का तरीका बताया, और तो कुछ चेंज ही नहीं किया मैंने भाई। वही प्रोसेस अकाउंटिंग चल रही है जो पहले चल रही थी। इसीलिए इस टॉपिक को इसके साथ ही मिलाकर मैं तो मतलब पढ़ाता होता हूँ। ये चैप्टर का नाम भी मैंने क्या रखा हुआ देखें, मतलब इकट्ठा ही किया हुआ है ना इसको। क्या चैप्टर का नंबर क्या है, ज़रा जाके देखो। नहीं 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 नहीं, चैप्टर नंबर बताओ। आई कैप ने 8 में प्रोसेस कॉस्टिंग और 9 में जॉइंट प्रोडक्ट की अकाउंटिंग सिखाई हुई है। मैंने इनको इकट्ठा करके नोट्स बनाए हैं और इकट्ठे करके सवाल है और इकट्ठे करके सॉल्व करवा रहा हूँ, क्योंकि ये हैं ही इकट्ठे, आपके सामने ही है, कोई चेंज है ही नहीं, ठीक है? हैं भी उनके भी साथ साथ ही हैं, उन्होंने अगला चैप्टर उसी के साथ ही शुरू कर दिया। नहीं दिखाऊंगा, अच्छा नहीं, पढ़ लो, तो सवाल है तो पूछ लो भाई। ये चाहिए एंड वाला या प्रॉफिट स्टेटमेंट भी बन रही है तुम्हारी? हाँ, ये पढ़ो और मुझसे पूछो। सेकंड और थर्ड को छोड़ दो, ये समझ आ रहा है? फिलहाल ये बेटा सिंपल सी बात है कि आपकी जो बाय प्रोडक्ट बनी है ना, उस बाय प्रोडक्ट का रेवेन्यू जो है वो आप प्रोसेस अकाउंट में ना लिखो। उसकी कॉस्ट तो गुड यूनिट्स को चार्ज हो ही गई है, उसका सेल रेवेन्यू या अदर इनकम में ले जाओ, या उसका सेल रेवेन्यू या उसका रेवेन्यू जो है वो असल रेवेन्यू के अंदर ऐड करके शो कर दो। या तीसरा ऑप्शन देखो ना, ऑप्शन क्या है, आपका ये बाय प्रोडक्ट बिकना है तो उसको एज एन इनकम रिकॉर्ड करना है या एज अ रिडक्शन ऑफ कॉस्ट। अगर आप उसको सेल रेवेन्यू में या अदर इनकम में ले जाते हैं तो वो एज एन इनकम रिकॉर्ड हुआ, और अगर आपने उसको प्रोसेस अकाउंट में इस जगह पर लिख दिया तो इस जगह पे लिखने का मतलब क्या है, वो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देगा, ये मतलब है। कुछ पल्ले पई गल नहीं पवेगी तो ये चीज़ें बस स्टेप्स याद रखना, सवाल पास फिर भी हो जाओगे। साइलेंट हो तो यही वाला अप्लाई करना है। ये मैंने वैसे लिख दिया था कि निशानी रहे, अब आपको पूरी बात लिख देता हूँ, ठीक है? इन केस ऑफ साइलेंस यूज दिस मेथड, यूज दिस ट्रीटमेंट। अब ठीक है, वो मैं लिख लाया था ना कि ये बताऊंगा बच्चों को, फिर बता दिया, आपने कहा लिख भी दो। हाँ, सवाल कर लो। हैं बाय प्रोडक्ट के यूनिट्स, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स एक्चुअल आउटपुट के यूनिट से माइनस होते हैं अगर वर्क इन प्रोसेस ना हो तब, तो अगर वर्क इन प्रोसेस ना हो तो फिर हो जाएंगे सेम 100 पर। कोई चेंज है ही नहीं जिंदगी के अंदर आपकी, मैं यही तो समझाना चाह रहा हूं आपको। जस्ट नॉर्मल लॉस का नाम बदल कर, मतलब वो भी होगा, उसके साथ ही एक और नाम की चीज आ गई, वो स्क्रैप पे नहीं, वो इसी तो कह रहा हूं कि ये वाला फिलहाल इसी उसको सोचो ही ना, इसी की बात करो। ये नॉर्मल लॉस का ट्रीटमेंट जैसा है वैसे इसका ट्रीटमेंट, जिंदगी आसान है, मजे ही मजे हैं। अगर हम ये वाले दो अडॉप्ट करें तो हमारी डिसीजन मेकिंग पे तो फिर इफेक्ट आ जाएगा। जी बेटा, अगर हम ये वाले डिसीजन मेकिंग कहाँ है? डिसीजन मेकिंग करके आप आगे निकल चुके हैं, अब आप फर्दर प्रोसेस जिसको करना है उसको फर्दर प्रोसेस कर रहे होंगे। बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट आप किसी एक जगह चार्ज करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हुए आपने उस वक्त ले लिया होगा उसकी बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट को भी, सेलिंग प्राइस वगैरह को डिसीजन हो चुका है, ठीक है? वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़।
यहाँ पर जो डिसीजन है वो आपको बता देगा। अब अगली बात आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है, करेंगे इस सवालों में, टेंशन मत करो। ट्रांसफर एक्चुअल आउटपुट जब दूसरे प्रोसेस में हम करेंगे तो ये जो कॉमन वाली है ये यही करेंगे। जी बिल्कुल, अभी ये सवाल में कर लेते हैं। प्रोसेस 1 में से एक ही चीज़ निकल कर प्रोसेस 2 में जाएगी, वहाँ से फिर प्रोसेस 2 की आउटपुट 2-3 चीज़ों में बदलेगी, ठीक है। सवाल करते हैं ना। अब सवाल का अभी मैंने सवाल नहीं कराया यार, मैंने गपशप लगाई है, वास्ता जो सवाल कर लो। एक केड़ी तस्वीर हूँ तू खिंचनी हाले, ये वाली सोया हुआ था पहले, हाँ बस जी। क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क है, पहले तो लिखें। क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ें क्या कहता है। कैलकुलेट जॉइंट प्रोसेसिंग कॉस्ट्स। ओ ये भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, मतलब प्रोसेस अकाउंट बनेगा। एंड अपोर्शन देम बिटवीन DL एंड DL1 एंड DL2, ये दो हमारी जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ। अब सवाल पढ़ोगे तो पता लगेगा ना कैसे सवाल आता है, पीछे ही आप पिटाई करी जा रहे हैं मेरी। ये थोड़ा पुराना है सवाल थोड़ा सा, लेकिन ये कि बुनियादी सवाल आपको पता जरा पुराने ही होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम छोड़ते तो हम कुछ भी नहीं है। अब इसलिए तो 1-2 सवाल छुपा के रखे हुए हैं कि चलो यार कोई एंड पे जाके बंदा रिवीजन में कोई माड़ा लगता है बंदा की कराए जी। AC को क्या करना है जी, कुछ कर दें, AC को कर दें। अच्छा जी, अब दूसरा क्या है। अच्छा ये तो आपने क्या कर दिया, कैलकुलेट की पहले जॉइंट, वही स्टेप 1 आ गया। उसके बाद उसकी एलोकेशन करनी है आपने ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू, ये दूसरा स्टेप आ गया। तीसरा स्टेप, ये पूरा सवाल ही 3 स्टेप्स में था, सुभान अल्लाह। प्रिपेयर समरी ट्रेडिंग अकाउंट, छोटा सा एक आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा फॉर द मंथ शोइंग नेट प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। ओके, सवाल पढ़ते हैं जी। सवाल में क्या कहता है। ब्रॉडवे मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड प्रोड्यूसेस 2 प्रोडक्ट्स DL1 एंड DL2। अच्छा जी, द प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स 2 प्रोसेसेस 1 एंड 2। अच्छा अब ये जो 2 प्रोडक्ट्स बनती हैं मेरे हिसाब से तो ये 2 में बननी चाहिए, बाकी सवाल आगे बताएगा, ठीक है। द फॉलोइंग डाटा इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त। मटीरियल इशूड, 2 प्रोसेसेस हैं। प्रोसेस 1 में मटीरियल इतना इशू हुआ, ये रुपीज़ हैं, इतनी कन्वर्जन कॉस्ट लगी, ठीक है। और इसी तरह से मटेरियल इशूड प्रोसेस 2 में भी हो रहा है, और उसके बाद आपकी कन्वर्जन भी लग रही है, और सही है। अच्छा ये तो रुपीज़ में आ गया डाटा। अगली बात, ये वही है जो आपको डेबिट साइड पे नज़र आता है प्रोसेस अकाउंट की, मटेरियल, वेजेस, ये सारा डेबिट साइड ऑफ प्रोसेस अकाउंट, ऐसे ही है जो डेबिट आप कॉपी पेस्ट करते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त का ही महीना है ना, मटीरियल इशूड टू प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2 वर इतने टॉन्स एंड इतने टॉन्स रिस्पेक्टिवली। द कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज चार्ज टू प्रोसेस 2। लग गई समझ कि 2 प्रोसेस हैं, प्रोसेस 1 की जितनी कॉस्ट है वो प्रोसेस 2 के लिए इनपुट बन जाती है, और फिर ये DL1 DL2 प्रोसेस 2 से निकलती होंगी, जाहिर सी बात है। इंसिडेंटल टू प्रोडक्शन ओला एक नहीं आज, यक न शुद्ध, पहले दिन ही पहले सवाल में 2 शुद्ध। 2 बाय प्रोडक्ट्स PT1 एंड PT2 आर जनरेटेड इन द फर्स्ट प्रोसेस एंड ट्रीटेड एज उल। यानी बाय प्रोडक्ट कहाँ पे आ रही है, प्रोसेस 1 में, प्रोसेस 2 में कोई नहीं है। सुभान अल्लाह, कुछ भी हो सकता है, आपने क्या करना है, जैसे जहाँ पे आ जाए नॉर्मल लॉस की ट्रीट कर देना, मसला क्या है, ठीक है। अच्छा आगे क्या डाटा गिवन है जी, आगे कहता है फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, सेल्स टन्स में और रुपीज़ में, DL1 DL2, इसका क्या करेंगे। वो जो उसने सेल वैल्यू की बेस पे प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो अपनी जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करवानी है, ये ऐसे ही तो निकालेंगे, दिस इंटू दिस इंटू, या सेल वैल्यू ही गिवन है, वो तो टन्स हैं और ये वैल्यू टोटल में गिवन है ना, तो इस वैल्यू की बेस के ऊपर आप पर यूनिट तो नहीं ना दी हुई कि हमने टोटल करनी है, ठीक है। ओए PT1 PT2 इसकी रुपीस का क्या करें, ये प्रोसेस 1 के अकाउंट में जहां पे ये आई है वहां पे आपने क्रेडिट साइड पे जैसे नॉर्मल लॉस को शो करते थे, ये इसकी सेल वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू कह लो, वैसे सेल वैल्यू।
अब यूनिट्स भी गिवन है, ये टॉन्स बन रहे हैं, 1000 टॉन्स बन रहे हैं DL1 DL2 के, एक कॉस्ट निकलेगी। अब इन 1000 टॉन्स में 900 टॉन्स DL2 है और 100 टॉन जो है वो DL1 है, तो जॉइंट कॉस्ट को एलोकेट करना पड़ेगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेल रेवेन्यू करेंगे। समझ आ रही है कुछ कुछ सवाल की? करेंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। सवाल तो निहायत से भी ज़रा ज़्यादा सिंपल है क्योंकि पहला सवाल है ना, ठीक है, इब्तिदाई इश्क है ना। आगे कहता है जी, अ शॉर्टफॉल अकर्स इन प्रोसेस 2 ड्यू टू एवेपोरेशन। इसको बेच लेंगे बुखारात को। बुखारात पकड़ रहे बेच रहे हैं जी। नहीं सर, हमने ऊपर वो लगा लेना है पाइप और उसको इकट्ठा कर लेना है, जब गैस नहीं है ना जी। विच इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल लॉस, देयर वॉज नो ओपनिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। चलो जी, इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्शन क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी बराबर होगी और आपकी टेंशन कोई नहीं है। आप गलती से भी अगर सेल यूनिट्स ले गए, सेल रेवेन्यू, वो सेल रेवेन्यू वैसे भी आपको निकाल के उसने दिया हुआ है, तो मतलब आसानियाँ ही आसानियाँ हैं इस सवाल में तो, ठीक है। इतनी आसानियाँ हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे ख्याल में तो ना ही बताऊँ, मेरे ख्याल में तो प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है जी। इधर देखो प्रोसेस अकाउंट अब दिमाग के अंदर पहले बनाएं। इनपुट डेबिट साइड पर ये आ गए, आउटपुट के अंदर आपने PT1 PT2 को लिखना है नॉर्मल लॉस की जगह पे। कहीं पे लिखा हुआ है कि प्रोसेस 1 में कोई नॉर्मल लॉस आता है? नहीं ना लिखा हुआ तो नहीं आता, बेहतरीन। वर्क इन प्रोसेस है नहीं। सर ये कैसा सवाल है? ये बेसिक सवाल है, ठीक है ना। आज के दिन की मुनासबत से शाम को देखते हुए यही किया जा सकता था, और फिर नहीं आप यकीन माने ये बुनियाद है, इसी के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता आपको वो स्लो पॉइजन दिया जाएगा इंशाल्लाह, और आपकी फिर इस टॉपिक की भी मौत वाक़ई हो जाएगी इंशाल्लाह 2 से 3 दिन में। ओके, अच्छा जी, तो ये सारा कुछ डेबिट लिखकर क्रेडिट साइड पर इनका रेवेन्यू डाल देंगे, यूनिट्स भी डाल देंगे, और एक्चुअल आउटपुट सारे का सारा वो क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज चार्ज टू प्रोसेस 2। यानी इसका जो एक्चुअल आउटपुट होगा वो सारे के सारे टॉन्स कहाँ चले जाएंगे, प्रोसेस 2 के अंदर एज एन इनपुट। तो 2 प्रोसेस अकाउंट बन रहे हैं जी, दोनों बनाने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर बताओ जरा मुझे, 20। ना चले ये मार्कर तो तुम्हारी खैर नहीं जी। कौन सा? ऑटम ब्रॉडवे। टॉन्स में बनना है, टॉन्स में। प्रोसेस P1 का अकाउंट, वर्क इन प्रोसेस 1 का अकाउंट जी। टॉन्स रुपीज इन 1000 है नहीं, तो तुसी भी रहन दो फिर जी बेटा। कोई ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस आज के सवाल में नहीं है। ऐसे नहीं मैं कह रहा 5 मिनट का सवाल है, ठीक है। लें जी, इनपुट करें। इनपुट 3 लाख नहीं, नीचे इनपुट 1250 टन है, इनपुट 1250 टन है, इनकी कॉस्ट 375, फिर ये अगली दोनों कॉस्ट इसी तरह से आ गई, ठीक है। तो इनपुट जो किया आपने, मटेरियल कितना है जी? नहीं, टन्स 1250 टॉन्स हैं और 3,75,000 टोटल कॉस्ट आ गई इसकी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एक पहले सवाल में याद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आए थे जी, कितना? 1,50,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस पूरा 1 लाख। उसके बाद आप कर लिया करते थे यहां पर टोटल 1250। अच्छा लॉसेज हैं ही कोई नहीं, लेकिन फिर भी ये कॉस्ट 6,25,000। अभी भी आपने पता है डबल अंडरलाइन नहीं करना है, अब नॉर्मल गेन वैसे है कोई नहीं, कुछ है ही नहीं, पहले प्रोसेस में कोई चक्कर ही नहीं है, ज़िंदगी आसान है। नॉर्मल लॉस वगैरह भी कोई नहीं है, ठीक है जी। और बाय प्रोडक्ट बनी है, बाय प्रोडक्ट, लेकिन एक नहीं है आज, पहला ही दिन 2 आ गई। कौन कौन सी जी? PT1 और PT2 जी। बताएं कितने टॉन्स हैं? ये देखें, वो कहता है जी कि इस प्रोसेस के अंदर
जो है वो इंसिडेंटल 2 बाय प्रोडक्ट्स PT1 PT2 बनती हैं पहले प्रोसेस में, और उनको ट्रीट करना है एज अ क्रेडिट टू, ऐसे सवाल के अंदर वो बताएगा आपको, और चुप भी होगा तो हमने यही करना, ठीक है। और मैंने नहीं देखा कभी दूसरे 2 ट्रीटमेंट उसने करवाए हों, बहरहाल वो अवेलेबल ट्रीटमेंट्स तो हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट यही करेंगे, ठीक है। खामोश हो तो भी यही करेंगे, वैसे वो खामोश नहीं रहता, वो ये बात कह देता है सवाल में, ठीक है। तो PT1 PT2 के कितने सेल हुए, जब कोई स्टॉक नहीं है तो यही प्रोड्यूस और यही सेल है ना, जिंदगी आसान है। एक मुश्किल ये डाल सकता था कि आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे देता, अब अगर ये सेल यूनिट्स थे या टन्स थे तो फिर आपको एडजस्टमेंट करके प्रोडक्शन वाले निकालने पड़ते, लेकिन पहला सवाल जिंदगी आसान, ठीक है। तो ये आपके 200 और 50, 200 टन्स और 50 टन्स। अब इनकी आगे स्क्रैप वैल्यू नहीं, सेल वैल्यू है, लेकिन गिवन है ना 10,000 और 2500, कोई फर्क नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मज़े की बात, पहला सवाल ज़िंदगी का ऐसा ही होता है ना, सर भी ना पहले सही ऐसे ज़रा है जी कुंडी डालते हैं, उसमें सर ने जो है वो फंसाया होता है, वो थोड़ा सा गंडोया सा, जब हम फंस जाते हैं उसके बाद फिर मुश्किल मुश्किल सवाल होमवर्क में दे देते हैं, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ही है, फिर मैं करवाता तो हूँ नहीं, है ना। पेपर में आप लोगों ने तो करने हैं सवाल, इसीलिए आप लोगों को रोज़ाना ही आप लोगों का पेपर होता है, रोज़ाना ही, यहाँ तक कि ICAP में जाके आपके लिए रूटीन का काम होगा। अच्छा होमवर्क में भी ऐसे ही होता था, चलो शुरू कर दो, क्योंकि अगले दिन वो सही भी साबित होता था। ये कॉन्फिडेंस लेके आप CMA के पेपर में जाते हैं तभी पास होते हैं, ठीक है जी। तो अब क्या है जी, कोई नॉर्मल लॉस, कोई अब नॉर्मल लॉस, कोई वर्क इन प्रोसेस, तो फिर सारे का सारा आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट, लेकिन ये क्या होगा जी, ट्रांसफर हो जाएगा टू प्रोसेस 2। उसने यही तो कहा है, बैलेंसिंग निकालना है। ये कितने यूनिट्स हैं, ये 1250 है ना, इसमें से ऊपर वाले 250 निकालें, 1000, एक्चुअल आउटपुट आ गया 1000, और इसकी कॉस्ट भी बैलेंसिंग निकालें, जिंदगी आसान है, कौन मुसीबत में पड़े अब जी, ये भी बैलेंसिंग 6, इतना आसान कि मैं आपको क्या बताऊं। प्रोसेस 2, चुप चुप, कांड पीछे ना बोलिया करो, हाथ ते ना बोलिया करो। अच्छा जी बेटा, 1 मिनट मैं जरा ये लिख लूं, फिर मैं आपके सवालात लेता हूं और उनके जवाबात देने की कोशिश करूंगा। ये आउटपुट इधर बन गया इनपुट, ठीक है। तो ये क्या है जी, मटेरियल रिसीव जिसको लिखते थे, इनपुट लिख दो, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1, कितने टॉन्स, 1000 टॉन्स, 6,12,500, 500 जी बेटा। अब पूछें, क्या पूछ रहे हैं आप, क्या इसको क्या किया मैंने बेटा, सवाल में कहीं है नहीं ना नॉर्मल लॉस अब नॉर्मल लॉस, तो खुद से कैसे अज्यूम कर लें, मतलब ये हम अज्यूम कर लें कि एक यूनिट भी एक्चुअल आउटपुट नहीं बना, सारा ही अब नॉर्मल लॉस हो गया, नहीं ना। तो नॉर्मल अजम्पशन क्या है, अगर सवाल में नॉर्मल अब नॉर्मल लॉसेस नहीं है तो इसका मतलब ये बाय प्रोडक्ट बनती है। उसने बोला है, उसने वैसे ये बात बोली भी है, A shortfall occurs in process 2 due to evaporation which is considered normal, बस कहाँ पे अकर होता है शॉर्टफॉल, प्रोसेस 2 में। प्रोसेस 1 में कहीं बोला उसने नॉर्मल लॉस, कोई अब नॉर्मल लॉस, कोई वर्क इन प्रोसेस नहीं है, जिंदगी आसान है। तो समझ लो ना, मैंने आपको पहले ही कहा है, आप जंग लड़के आ रहे हैं प्रोसेस काउंट के साथ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो ऐसे ही आप उसको करके देखें और वो गिर जाए, ये वो है, ठीक है ना। अभी आगे जाके ये भी गुस्से में आएगा थोड़ा सा, ठीक है, सही है, चलें आगे जी बेटा। कौन सी चीज, ये 1000, ये भी बैलेंसिंग है, ये रुपीज में से बैलेंसिंग है। या अल्लाह, या मैनू चक ले तो या मैनू ना ही चक जी। अच्छा, ज्यादा आसान सवाल करवा दिया सर। अच्छा और यार, पहला सवाल यही होता है यार, खुदा के बंदे, पहले दिन थोड़ा ही आप लोगों को भगाना है।
अभी तो वही है, कुंडी डाली हुई है। अच्छा जी बेटा, इनपुट आ गया, कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है इधर देखो, इस प्रोसेस में कोई क्लोजिंग है? आ जाएगा ना इंशाल्लाह कल से फिर, ठीक है। फिलहाल तो यही है। नेक्स्ट ले जी, अब मटेरियल एडेड, आवाज बंद हुई थोड़ी सी, मटेरियल 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 एडेड 230 टॉन्स, इनपुट 1000 आ चुका है, 230 टन यहां से ऐड हो जाएंगे और उसकी कॉस्ट 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख। ठीक है जी, शुरू हो जाओ। यार इसको जरा ऊपर लिख लूं मैं, इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1000 टन्स, 612 500, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस तो है नहीं, जरा ऊपर चले जाओ भाई तुम तीर साहब। ले जी, उसके बाद इनपुट इन P2, क्या क्या इनपुट हुआ जी? मटेरियल एडेड कितना जी? 230 टन, 1 लाख इसकी कॉस्ट है। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस, मुझे पता है आसान सवाल है, मैंने पहला दिन आसान सवाल ही कराना था, कल खुशी खुशी आओगे संडे पे, मुश्किल सवाल कल करने हैं, छुट्टी करोगे तो परसों कुछ समझ नहीं आएगी जी। 2 लाख और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख। यार इतना आसान सवाल, इतना आईके अपने कहां से ढूंढा होगा इतना आसान सवाल? एग्जैक्टली हाँ, मेरी अटेम्प्ट का, मेरी 2003 की मैट्रिक है भाई, उस वक्त तो मुझे मेरे वहमो गुमान भी नहीं था मैं सीए करने आ जाऊंगा, पता नहीं, सोचा भी नहीं था। ये जो सोच के आते हैं पता नहीं उनसे होता है नहीं होता, मेरे वर्ग ही आंदे ने मेरे ख्याल से। बाद में आके बता दो यार कितने फंस गए, और यार ऐसे तो पढ़ना पड़ेगा। अच्छा चले, चुप, सारों को नहीं बताते ये बातें। अच्छा जी, अब बच्चों नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल लॉस है तो कितने परसेंट है? जी हाँ, अब नॉर्मल लॉस की कोई परसेंटेज नहीं है, तो आउटपुट तो गिवन है ना, DL1 DL2 100 और 900, DL1 और, लेकिन मैं अपनी नॉर्मल लॉस की जगह नहीं छेड़ता वरना आप कहेंगे पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, ये अब क्या है? एक्चुअल आउटपुट। ये एक्चुअल आउटपुट कितनी है इधर देखो, DL1 प्लस DL2, मैं यूं लिखूंगा ताकि आपकी एग्जांपल जैसा बन जाए। ठीक है, DL1 कितना है जी? 900, 100 और DL2 900। ठीक है जी, ये मैंने आपके लिए वैसा ही लिख दिया। ठीक है, ये कितना बन गया? 1000। अब टोटल है 1230, अगर 1230 में से 1000 आउटपुट आई है तो 230, लेकिन ये क्या है? एवेपोरेट हो गया है, इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू हो सकती है? टोटल 101। आप तो पता नहीं कैसे कैसे करके ये निकालते थे, पहला सवाल तो हादसा ही था, मैंने कहा था सवाल पे पहुंचो हादसा निकल जाएगा। तो ये बैलेंसिंग निकाल रहा हूं बेटा, सब देख लें, 1012 500 0900। अच्छा जी, टेलीफोन इधर आ जाओ। यहां पे मैंने आपको पहुंचा दिया जहां पे आपको मैंने सारी एग्जांपल घुमा के दिखाई थी। तो ये कुछ हो सकता है कभी कि आपको ये काम करना पड़ जाए जैसे आपको करना पड़ा है। ठीक है, अब इसमें मुश्किल करेगा तो एक प्रोसेस अकाउंट में रखेगा तो ये कॉस्ट दे देगा, और जैसे आप प्रोसेस अकाउंट बनाते आए हैं, मुश्किल से मुश्किल प्रोसेस अकाउंट आपने बना लिया है, तो वो अब मसला नहीं है, अब लड़ाई ही आगे की शुरू हो रही है। तो सारी लड़ाई अब हमने इससे आगे लड़नी है असल में, लेकिन कभी कभार ये लड़ाई लड़के आगे जाया करेंगे, कभी कभार ये लड़ाई ही शदीद होगी, अगली जो है वो छोटी सी लड़ाई होगी, कभी कभार ये लड़ाई ऐसे आसान सी होगी, अगली लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल यही है सारी कहानी जो आपके सामने है, लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। स्टेप 1 आ गया हमारे पास। स्टेप 2 क्या है? एलोकेशन करनी है, और एलोकेशन करनी किस पे है? सवाल ने कहा है सेल वैल्यू के बेस पे। ठीक है, तो एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट कॉस्ट सेल वैल्यू की बेस पे करनी है, तो सेल वैल्यू निकाल लेते हैं इधर। एलोकेशन ऑफ joint production cost on the basis of on sale value basis। कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं?
DL1 DL2 DL1 DL2 प्रोडक्शन के, बल्कि सेल वैल्यू नहीं निकालने, सेल वैल्यू डायरेक्ट लिख लो, सेल वैल्यू ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ताकि आपका फॉर्मूला ज़रा आपको याद हो। ठीक है, तो DL1 की अगर बात करें तो कितने यूनिट्स हैं और क्या पर यूनिट से, ओ यार सच्ची वो तो बिल्कुल ही सीधा गिवन, अल्लाह सुभान अल्लाह। DL1 600 700, 600-700 की गल है जी, 600-700। ठीक है, और DL2 भी गिवन है, यूनिट्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, टोटल रेवेन्यू गिवन है इधर देखो, ये रुपीस, सेल्स इतने यूनिट्स इतने टन इतने रुपीस, ये टोटल है पर यूनिट नहीं है। ठीक है, 1203500 1203, लेकिन आपको पता है ये भी आपको करना ही पड़ेगा टोटल जी। 1804200। ये जनाब आपका पार्ट ए है। क्या क्या मांगा था उसने, कैलकुलेट जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट, तो इसके लिए आपने ये पार्ट ए बना लिया। एंड अपोर्शन देम बिटवीन DL1 DL2, पॉइंट ए, पार्ट ए ही चल रहा है। लो जी, ये हमने अपोर्शन कर दिया जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट को। ठीक है, अब पार्ट बी क्या है, पार्ट बी है समरी ट्रेडिंग अकाउंट बना दो। मैं ऐसे ही प्रॉफिट स्टेटमेंट लिख लूँ, ज़रा अजीब सा नाम लिखा हुआ, ज़रा आपको याद रहेगा, प्रॉफिट स्टेटमेंट। हाँ वो कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ। DL1 और DL2 टोटल उसने कहा नहीं है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सेल्स रेवेन्यू हम उठाएंगे, और सेल्स रेवेन्यू सवाल के अंदर हमें गिवन है, ये वही वाला सेल रेवेन्यू था 600 700 और 1203। लेकिन अब हमें जो टोटल कॉस्ट थी जितनी भी निकली है उसको हमने एलोकेट करना है, और करना है सेल्स वैल्यू की बेस पर। ठीक है, तो जॉइंट प्रोडक्शन की कॉस्ट को हम पकड़ लेंगे, ये इसको हम एलोकेट कर देंगे। तो एलोकेशन ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब इसमें पहले हम DL1 के लिए करते हैं काम। DL1 जी बेटा, टोटल कॉस्ट कितनी है, 1012500, 1012500 ये हमें रिक्वायरमेंट ए से मिली है। ठीक है, इनटू अब 600 700 डिवाइडेड बाय दिस, तो 600 700 डिवाइडेड बाय टोटल 1804200 जी, 33707 डन। उसके बाद किसकी, DL2 की बारी। तो DL2 को यही टोटल कॉस्ट जो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है ये एलोकेट करनी है, जो हमें पार्ट ए से मिली है। अब इसके लिए 1203500 डिवाइड बाय दिस, 1203500 डिवाइडेड बाय 1804200 67539 टोटल बराबर हो गया। बैलेंसिंग भी निकाल सकते हैं, पर्चे के लिए मशवरा है, अभी तो सिखा रहा हूं ना, जरा प्रैक्टिस करवा रहा हूं। पर्चे में क्या करना था, पर्चे में ये निकल आई, टोटल कितनी है, टोटल 1012500 है ना, तो इसमें से इसको माइनस करो, ये बैलेंसिंग निकालो। पर्चे के लिए ये टिप है, एक निकल आई है तो दूसरी, ये देखो क्या बोला है मैंने, टोटल कॉस्ट निकली हुई है, DL1 की निकाल ली एलोकेटेड कॉस्ट, तो फिर इसको बैलेंसिंग निकाल लो ना, दो ही तो हैं। पर्चे में ये टाइम ज़ाया नहीं करना, ये तो अभी सिखाने का ज़माना है ना, इसलिए सिखाया। लेकिन सर उससे कंफर्म नहीं होगा कि ना हो बैलेंस निकाल लो। ठीक है, कंफर्म तुम्हें हो भी जाए तो तुमसे कुछ नहीं होना अगर तुम्हें अच्छा अब प्रॉफिट स्टेटमेंट उसने बी रिक्वायरमेंट जो मांगी है, इसके लिए मुझे जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट तो मिल गई है, लेकिन ये भी एक मुसीबत थी जो मैंने अभी तक बिल्कुल इग्नोर की हुई थी। ये पैकिंग कॉस्ट जो है ये हमारी मूड पे डिपेंड करता है
कि पैकिंग कॉस्ट को हम प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा बनाएं या आगे जाके सेलिंग का। लेकिन फ़िलहाल लड़ाई है कोई नहीं, फ़िलहाल तो प्रॉफिट स्टेटमेंट उसने बोली है और ये भी वेरिएबल कॉस्ट ही है हमारे लिए, ठीक है। तो बस मैं 2 स्टेप्स में, पहले मैं एलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट निकाल लेता हूँ और उसके बाद पैकिंग कॉस्ट माइनस कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। तो एलोकेटेड लेस कर दें, एलोकेटेड, वहाँ पे एलोकेशन की, यहाँ पे एलोकेटेड लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। तो एलोकेटेड जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट, ये रिक्वायरमेंट ए ही थी ना वो भी, ठीक है जी। 337,107 और नेक्स्ट है 675,393 और उसके बाद लेस कर दें हम इसमें से पैकिंग कॉस्ट, और वो भी टोटल गिवन है, ये भी पर यूनिट गिवन हो सकती है, ठीक है। तो देखेंगे अगले सवालों में, फिलहाल तो बिल्कुल बुनियादी सवाल था। तो 20,070, 100, तो 20,070 और 100,350। जी बच्चों, प्रॉफिट बता दो। 243, 427757। लें जी, आपका प्रॉफिट, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आ रहा। वैसे उसने टोटल मांगा नहीं है, देख लें ज़रा ध्यान से, नेट प्रॉफिट या लॉस आ गया ना, प्रॉफिट आ गया। वो कहता है प्रिपेयर समरी ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द मंथ शोइंग नेट प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो जब वो सिर्फ नेट प्रॉफिट ऑफ ईच प्रोडक्ट कह रहा है तो मेरे ख्याल में टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए हमें, तो ये नेट प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे लॉस भी आ सकता है कल को, नेट प्रॉफिट या लॉस, माना हमारा दोनों प्रोडक्ट्स का क्या है प्रॉफिट, लेकिन किसी का लॉस भी आ सकता है। टोटल अगर वो मांगता तो करना तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ टोटल्स ही करने थे, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है, उसने टोटल का कहा नहीं है, तो मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा, ठीक है। अब अगला सवाल मैंने पढ़ा छड़ा कोई नहीं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह के हवाले, आप जाने और आपका काम, सिर्फ इससे एक अगला सवाल कर लीजिएगा और क्लास को सिर्फ रिवाइज़ कीजिएगा जो नोट्स आपने बनाए हैं। कल इंशाअल्लाह 12 बजे हमारी क्लास होगी स्टार्ट। अभी तो फिलहाल उस लड़ाई में हम पड़े ही नहीं, ओवरहेड्स आएंगे तो फिर बता दूंगा, ठीक है जी बेटा। अभी सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिए हुए थे, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह हमारी संडे हमारा ऑन है और अभी तक के प्लान के मुताबिक हमारी 12 से 1:20 और उसके बाद 1:50 से 4 बजे तक, कितने बजे तक, 3:30 बजे तक क्लास होगी, ठीक है। ये कोई 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट की 2 क्लासेस हैं, ठीक है। ये कल संडे ऑन है। बाकी ऑडिट वाले मेरे पास रुक जाएं, उनके साथ सलाह करते हैं, अगर चेंज हुआ तो फिर मैं मैसेज कर दूंगा, ठीक है। कल क्लास है जी, जो घर पे ये लेक्चर सुन रहे हैं कल प्लीज़ आ जाइएगा, क्या पता कल नेट बंद हो जाए, ठीक है जी। तो आप क्लास फिजिकली लीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।